सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, ऑब्लिगेशंस जो है पब्लिक अथॉरिटीज पर, इसको स्पष्ट करता है। कल एक्चुअली मेरे पास एक दो कॉल्स आए, कुछ लोगों को अभी भी जो है काफी कुछ कंफ्यूजन्स है। मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको एक्ट को खुद को बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको खुद नहीं पढ़ेंगे, एक एक शब्द को छोटा करके शॉर्ट करके नहीं समझेंगे, क्योंकि लॉ है, लॉ को पढ़ने में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, और कुछ चीजें इतनी व्यापक होती है कि हर चीजों की आप एकदम गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि हर शब्द का बहुत सारा अर्थ निकाला जा सकता है लीगल ग्राउंड्स पर, जजमेंट्स पर, और जो आधिकारिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं उसके आधार पर। तो हम बार बार एक एक शब्द को अलग अलग तरीके से देखेंगे। हर एंगल पे आप डिक्शनरी में देखोगे तो अलग एंगल से देखा जाएगा, जब किसी न्यायिक दृष्टिकोण से देखोगे जजमेंट में तो कुछ अलग तरीके से देखा जाएगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में देखोगे तो कुछ अलग तरीके से देखा जाएगा। तो शब्दों का रोल बदल जाता है। तो जनरली जो इसका सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम किसी जजमेंट को देखते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं परिभाषित हो या किसी एक्ट में परिभाषित हो। और सबसे सरल तरीका होता है एक्ट की परिभाषाओं को उठाना। एक्ट की परिभाषाएं बहुत ही संक्षिप्त में और संप्रेषित तरीके से स्पष्ट की गई होती है, जबकि जजमेंट वगैरह में उसको उसका भावनाओं को निकाला जाता है। तो इसलिए इन शब्दों को बहुत ही गंभीरता से ले, लेकिन इतना भी ज्यादा स्टडी पे ना चले जाएं कि हम मतलब उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह फिट करने बैठ जाए। तो लॉ है, हम लॉ को पढ़ रहे हैं तो हमको मोस्टली लॉ से रिलेटेड शब्दों की परिभाषा ही समझनी है। ठीक है। अभी कल जो है लोग मेरे को फोन में बोले कि सेक्शन 4 को हमको समझना है। मैं एक बार आप लोगों को बस शॉर्ट में इतनी ही बात आपको बताना चाहता हूं कि जो सेक्शन 4 है वो दो तरीके से लोग उसको देख रहे हैं, अधिकारी उसको देख रहे हैं। मैं इसकी सॉर्टिंग बता रहा हूं, अपने 2 साल के अनुभव की सॉर्टिंग, कि एक तो अधिकारी इस चीज को मान लिए हैं कि जो सेक्शन 4 के दृष्टिकोण में आएंगी वो सूचनाएं, चाहे वो पर व्यक्ति की हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्राइवेसी में हो, वो देना ही है उनको। ये चीज उनको समझ में आ गई है। लेकिन जिस चीजों को हम सेक्शन 4 के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, वो सभी सूचनाएं वो हर स्थिति में हमको मना करने का भावना रखते हैं। उसको हम मतलब वो किसी भी तरीके से हमको उलझाएंगे। सेक्शन 8, 9 में उलझाए तो नियम के अनुसार उलझाएंगे, अगर सेक्शन 8, 9 में नहीं उलझाए तो वो किसी भी दृष्टिकोण से उलझाए, वो आपको उलझाने में लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके अनुरोध और आवेदन में आपने सेक्शन 4 की किसी पॉइंट आउट को या लिखने की प्रणाली को या लिखे हुए तथ्यों को आधार बनाकर अगर आपने अपना अनुरोध किया है तो वो फंस जाते हैं, और वहां पर आयोग की कलम भी फंस जाती है। यही कारण है कि सेक्शन 4 का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरा, कल मेरे पास एक जो सवाल आया, वो सबसे बड़ा सवाल ये था कि लोग जो है, फिर से मेरे को मजबूरी में लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने साथियों को नहीं चाहता कि वो कंफ्यूज रहे। तो देखिए, उन्होंने एक जो उनका इशू था कार्य, वो बार बार कार्य में जाके फंस जा रहे हैं साथी। तो देखिए, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो 2J में सब सेक्शन 1 में जो वर्क है, वर्क का अर्थ हिंदी में कृति बताया गया है। कृति का अर्थ हम पर्यायवाची शब्द कार्य मानते हैं। तो जो कार्य है, ये कार्य, और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में जो होने वाले अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें, और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्य होते हैं उसमें, तीनों में क्या अंतर है। तो ये अंतर का मतभेद भी आपको जो है सेक्शन 4 में ही स्पष्ट होता है। अब देखिए, जैसे हमने वहां पे पढ़ा वर्क, वर्क का हिंदी वहां पे दिया था कृति। ठीक है, मतलब कराए जाने वाले कार्य, निर्माण के कार्य। ठीक है। अब जब हम सेक्शन 41B के सब क्लॉज 1 को पढ़ते हैं तो यहां पर एक वर्ड आता है कृत्य। कृत्य, कृत्य का भी पर्यायवाची शब्द कार्य होता है। तो अब इस कार्य को उसने किस
इंग्लिश अनुवाद से लिया, उससे लिया, उसको लिया उसने फंक्शन से। मतलब ये फंक्शन की बात किस चीज के लिए हुई है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन की कार्य की बात कर रहे हैं तो उसके लिए लॉ की डिक्शनरी से या लॉ के शब्दों में से उठाया हुआ शब्द था फंक्शन। ठीक है, उसी बात को जब अधिकारियों के उसमें जाया जा रहा है, कर्तव्य है ना, तो कर्तव्य क्या है? उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं जो बाध्य होते हैं। जो बाध्य होते हैं वो कार्य कर्तव्य का रूप ले लेते हैं, लेकिन कर्तव्य का पर्यायवाची भी वो उसके कार्य को ही बताता है। और उसके लिए उसने अंग्रेजी का कौन सा शब्द उठाया है? ड्यूटीज। देखिए मेरी बात को आप लोग गौर करिएगा, है ना। अब यहाँ पर बातें हर कार्य के लिए बदल रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जब कार्य था उसके लिए हिंदी शब्द उठाया गया है कृत्य और अंग्रेजी शब्द उठाया गया है फंक्शन। जब अधिकारियों या कर्मचारियों के कार्य की बात हो रही थी तो उसको बाध्यता प्रदान करते हुए शब्द उठाया गया हिंदी से कर्तव्य और अंग्रेजी में ड्यूटीज। और जब उनके द्वारा जो लोक कार्य में करवाए जाने वाले कार्यों के लिए जो चीजें हैं उस कार्य को उठाया गया है वर्क्स। ठीक है, तो अब इन तीनों शब्दों को अब हम अगर कार्य कहीं हम लिख दें तो वो लीगल ग्राउंड्स पर वो हमारे साथ खेल खेलेंगे। तो हमको क्या करना है? जब हम उनके ऑर्गेनाइजेशंस के कार्य को जानना चाहते हैं अपने किसी अनुरोध या आवेदन के जरिए से, तो हम उस कार्य को लिखें और ब्रैकेट में लिखे फंक्शन। ठीक है, जब हम किसी अधिकारी के कार्य को जानना चाहते हैं किसी अनुरोध के जरिए से, तब हम वहां पे कार्य लिखे और ब्रैकेट में कार्य लिखे या कर्तव्य लिखे और ब्रैकेट में लिखे ड्यूटीज। और जब हम उनके द्वारा कराए जाने वाले कार्य जो लोग उनके डिपार्टमेंट के वर्क के साथ जुड़ा हो, तो वो निर्माण कार्य के लिए हम वहां पे ब्रैकेट में लिखें वर्क। क्योंकि अगर आपने इन तीनों चीजों को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमको अंग्रेजी के शब्दों को लेना जरूरी है, क्योंकि हिंदी बहुत व्यापक मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अंग्रेजी भी बहुत हमारे लिए जटिल है, लेकिन ठीक है, हमको चीजों को समझना है और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को या स्थितियों को समझते हुए काम करना है। हर चीज के लिए हम लड़ नहीं सकते, हर चीज के लिए हम विरोध नहीं कर सकते, हर चीज के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो भाई अगर आपके जेब में 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए के हिसाब से अपनी प्लानिंग बनानी है। आपके जेब में 1000 रुपए तो 1000 रुपए की प्लानिंग बनाइए। आपके पास जेब में खर्च करने के लिए 1,00,000 रुपए है तो आप 1,00,000 रुपए के हिसाब से प्लानिंग बनाइए। लेकिन आपके पास जो है, जितना संसाधन है, जितनी समझ है, उसके हिसाब से आपको काम तो करना है, उसके हिसाब से आपको अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो पूरा करना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो है उसका मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन करें, और इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को हर शब्दों का अर्थ समझना है। जैसे हमारे एक्ट में कहीं पे अल्प विराम आ रहा है, कहीं पे अर्ध विराम आ रहा है, कहीं पे अपूर्ण विराम आ रहा है, तो उसके भी अपने एक महत्व है। उसको भी हमको समझना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे अल्प विराम आया है वो शब्दों को या उसके जो कंटेंट्स है उसको अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहा है। जब अर्ध विराम आ रहा है तो हमको इस बात को समझना है कि भाई उसके साथ दूसरी भी चीजें जुड़ी हुई है, वो भी चीजें आप पढ़ लो। ठीक है, और जब अपूर्ण विराम आ रहा है तो समझना है कि भाई अब ये पूरा हो गया है कहानी, अब उसमें मतलब और कुछ रहा नहीं है। मतलब वो उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें हैं उसको साथ में जोड़ के आपने पढ़ लिया तो कुछ भी रहा नहीं है। पूर्ण विराम आ गया मतलब चीजें खत्म हो गई, अब ये पूर्ण हो गई चीज। तो हमने इस चीजों को समझते हुए पूरे लॉ को पढ़ना पड़ेगा हमें। मैं पहले खुद जो है, मेरी इतनी हिंदी कमजोर है कि मैं आज तक जो है ना कि मैं छोटी ई की मात्रा लगे कि बड़ी ई की मात्रा लगे बार बार गाली खाते रहता हूँ अपनी पत्नी से। अगर वो कभी पढ़ लेगी तो सबसे पहला मेरा मजाक बनाएगी क पे की पे, है ना। तो हिंदी तो मेरी भी कमजोर है, हिंदी भाषी होने के बाद थोड़ा सा मैं फिर भी, लेकिन क्या है जो चीजें जरूरत की होती है आदमी को सीखनी पड़ेगी और उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो मैं एक ही चीज फिर से बोल रहा हूँ, मैं कल भी एक प्रश्न बोला था, लोगों किसी साथी ने जवाब नहीं दिया। हमारे साथ काफी सारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है,
मैंने बोला ऐसा कोई अनुरोध नहीं है, ऐसी आपके द्वारा चाहने वाली ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो जानकारी आप सेक्शन 4 के साथ मैच नहीं कर सकते। और अगर आप इसके बाहर की कोई जानकारी पाना चाहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये अड़ंगा लगाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा सेक्शन 4 को उस परिदृश्य में आप लोगों को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें अपने आवेदन में जो लिखने वाली जो भूल है वो सुधर जाएगी। जैसे हमने अपना क्या किया, आवेदन की ड्राफ्टिंग के अंदर में चीजों को सॉर्टिंग करने के लिए हमने आपको बताया कि जो परिभाषित शब्द है उसका मैक्सिमम उपयोग करें, उसको हाईलाइट करें, उसको अंग्रेजी हिंदी दोनों अनुवाद में लिखें, तो उससे वो चीजें उड़ जाएंगी और वो अधिकारी पढ़ने वाला समझ जाएगा कि भैया ये कानून की परिभाषा में बात कर रहा है, तो हमको बिल्कुल इसके साथ सोच समझ के इसको जवाब और रिप्लाई देना है। और हम अंधेर बस्ती में कुछ भी लिखते चले जाएंगे तो हमको जवाब भी वैसे ही उटपटांग मिलने वाले हैं। और जब आपने किसी कंटेंट्स को या किसी अनुरोध को इस एक्ट की भावना के साथ जोड़ दिया कि भाई ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपकी काम है, तो डेफिनेटली वो आपको मिलने लगेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कल जो क्वेश्चन मेरे पास एक साथी ने फोन में मेरे से किया था, जिस कारण से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसकी समस्या ये थी कि भाई ये रिकॉर्ड से कैसे सेक्शन 4 जो है मैच कर रहा है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब सेक्शन 4(1) का ए, मतलब जो क्लॉज ए है 4 का 1 का, वहां पर लिखा है सबसे पहली बात, मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड, मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की परिभाषा हमने 2I में पढ़ी है ना। रिकॉर्ड में सारे जो है दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, है ना, और कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति से उत्पादित कोई अन्य सामग्री, देखिए मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, कोई भी एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, कुछ भी हो, है ना, कोई भी दस्तावेज हो, कोई भी पांडुलिपि हो, सब अभिलेख है। तो जब इसने हमको 4(1) में लोक प्राधिकारी के लिए बाध्यता आ गई कि मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स, दैट मीन्स वो अभिलेख की बात हो रहा है, उसके अंदर में सब कुछ है। आपको अलग से दस्तावेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर की जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है, किसी डिवाइस पे बनाई हुई जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने तो सिर्फ अभिलेख को हाईलाइट करके रिकॉर्ड लिख दिया, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को ज्यादा ही मदद करने की जरूरत है, तो आप वहां पे बता दिए कि भाई ये अभिलेख शब्द इस जगह पर परिभाषित है, इस एक्ट की 2I में परिभाषित है, कृपया उसका अवलोकन कर ले। तो आपने अपनी बात को पूरी रख दी, वो बाई लॉ बात कर दी आपने, तो उससे ज्यादा अपने को बात करने की नीड ही नहीं है उनसे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि कल के प्रश्न पर, सॉरी ये क्या है ना, मोबाइल्स के जरिए से प्रेजेंटेशन देने में थोड़ा सा इधर उधर भाग जाता है। हम्म अब मुझसे बार बार जो है सभी लोग जो हैं, मैं जो सरसरी बात बोलता हूँ कि लोग सरसरी पढ़ के निकाल दे रहे हैं, सरसरी पढ़ने में गलती क्या हो रही है, देखिए सेक्शन 4(1) का जो 5 है, देखिए गौर, स्क्रीन तो सबको क्लियर दिख रही होगी ना, मौर्य जी स्क्रीन क्लियर है ना, मतलब पढ़ने में आ रही है चीजें? हाँ जी आ रही है सर। हाँ, क्या है कि मैं स्क्रीन में इसीलिए एक्ट की किताब को इसीलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी साथी के पास बुक ना हो, और कई बार क्या होता है कि हम जो बातें करते हैं उसका कोई ऑफिशियली कोई महत्व नहीं है, मतलब जब तक कि वो हमारे एक्ट के साथ में फुलफिलमेंट ना करे उस बात को, तो हम उस बात को बिल्कुल एक्ट के नजर से, एक्ट में जो लिखा है उसी के उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन 4(1) का उपखंड 5 है ना, 5, वहां पर क्या लिखा है, द रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है। देखिए बहुत गड़बड़ हो रही है हिंदी और अंग्रेजी के उसमें, बहुत सारी चीजें जो है ना, वो अंग्रेजी में जो चीज लिखा है, जो भावनाएं प्रकट हो रही है, वो हिंदी में प्रकट नहीं हो रही है।
इसीलिए थोड़ा सा अंग्रेजी, मैं मतलब कोई ऐसा अंग्रेजी में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, कोई समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी अंग्रेजी जो साथी को तकलीफ भी हो उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल दिया उसने रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल एंड रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है, हेल्ड बाई इट और अंडर इट्स कंट्रोल। ये बात हम लोग कहाँ पे देख रहे थे, सेक्शन 2J में। देखिए मैं फिर वापस लेके जा रहा हूँ, आप हर चीज को देखिए। देखिए ये लोग, लिखने वाले लोग जब एक्ट लिखते हैं तो वो सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, और हम जब पढ़ते हैं या इस चीज को चाहते हैं तो हम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये मैं आपको एक बार पॉइंटर से, स्पॉटलाइट से उठा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका हेल्ड बाई और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, ये वर्ड आया है। ठीक है, अब यही वर्ड आपका 41B के सब क्लॉज 5 में भी आया है, हेल्ड बाई। ठीक है, हेल्ड बाई इट्स और अंडर कंट्रोल। ठीक है, मतलब और किसकी बात से ये बात होना की बात कह रहा है, और यूज्ड बाई इट्स एम्प्लॉइज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस। अब एम्प्लॉइज को आप क्या समझ रहे हैं, किसी अधिकारी को समझ रहे हैं, या आप जो वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है पब्लिक अथॉरिटी, उसको समझ रहे हैं? ठीक है, यही सब चीजें हैं जो हम लोगों को गड़बड़ करा रही है हमारे दिमाग में, क्योंकि हम लोगों को हमने क्या किया, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको क्या मान बैठा कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसका जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, लोक प्राधिकारी, उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल वो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो हेड है। वो जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बात को, ये जो भी एक्ट में लिखा है उसको फुलफिलमेंट कराए, या तो खुद कराए या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना के या जिम्मेदारी दे के उस काम को कराए। वो निश्चित तौर पे उसी की जिम्मेदारी है, उसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर हम उसको पहले से ये मान लेंगे कि ये बाध्यताएं लोक प्राधिकारी के लिए है, तो हम गड़बड़ कर बैठेंगे, और वही गड़बड़ के कारण हम आज तक चीजों को नहीं समझ पाए। तब यहाँ पे बात आ गया लोक प्राधिकरण, है ना, मतलब पब्लिक अथॉरिटी, प्राधिकारी मान सुन लो या प्राधिकरण सुन लो, अब जो लिखा है हमको तो वही मानना है। लेकिन हम इतना क्लियर मान रहे हैं कि जब हम सेक्शन 4(1) को पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 4(1) जो बाध्यताएं दे रहा है वो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह रहा है। उसके अंदर में जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, हर पद है, हर व्यक्ति है, वो शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, एम्प्लॉइज, मतलब वहां पे अधिकारी है तो भी एम्प्लॉय है, कर्मचारी है तो भी एम्प्लॉय है, फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। अब क्या बोला उसने, एम्प्लॉइज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। देखिए आ गया, फंक्शन की बात आ गई, फिर से कार्य। अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की और उसके एम्प्लॉय के जो फंक्शंस होंगे काम करने के, और उस फंक्शंस को करने के लिए जो रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स की परिभाषा अपन ने पढ़ लिया, सभी दस्तावेज, फाइल, कंप्यूटर, वो सब चीज इनको बताना है। इनको बताना है, किसमें बताना है, डिस्क्लोज कहाँ करना है, सेक्शन 4(1) में, सेक्शन 4(1) के बी में डिस्क्लोज करना है ना। अगर आपने कोई चीज मांग रहे हो और आपको नहीं पता है कि वो किस एम्प्लॉय, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट्स किसी अधिकारी के पास नहीं होता, एम्प्लॉयज के पास भी होता है। अधिकारी के नियंत्रणाधीन एम्प्लॉय के पास हो सकता है, लेकिन हर कर्मचारी के पास भी होता है। और ये एक्ट इतना क्लियर है कि वो ये बोल रहा है कि हर कर्मचारी के पास अपने कार्यों को करने के लिए, फंक्शंस को करने के लिए जो भी रूल्स हो, गाइडलाइंस हो, मैनुअल्स हो, जो भी रिकॉर्ड्स हो, रिकॉर्ड मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हो, कंप्यूटरीकृत सूचना हो, सब सब उसको स्वप्रकटीकरण करने हैं। ठीक है, उस बात को उसने और स्पष्ट किया। उसने उस बात को स्पष्ट कैसे किया,
उसने स्पष्ट किया सब क्लॉज 6 में। सब क्लॉज 6 क्या बोल रहा है, देखिए मैंने स्पॉटलाइट के जरिए से मार्क भी दिया हुआ है। तो इस वो क्या बोल रहा है, अ स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड बाय इट्स और अंडर इट्स कंट्रोल। फिर से आया हेल्ड बाय और इट्स और अंडर इट्स कंट्रोल। देखिए भैया, अगर रमेश भैया बार बार बोल रहे हैं कि हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि चीजों को आप समझिए कि हर जगह आपको एक्ट में जो चीजें मिलेंगी वो बार बार वही वर्ड आ रहा है, तो बार बार उस वर्ड के आने का कोई औचित्य है। और वो लॉ ग्राउंड पे एक सपठित धारा है कि जो पुरानी धारा के साथ इस धारा को दोनों को आपस में जोड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में हम सहपठित धारा बोलते हैं उसको। तो उस बात को बिल्कुल ध्यान रखे, गौर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे मुश्किल होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। कैटेगरी मतलब किसी भी चीज को आप डिवाइड कर दोगे, उसकी अलग अलग कैटेगरी कर दोगे, तो उसको बोला जाता है वर्गीकरण या प्रवर्ग। ठीक है। और स्टेटमेंट को क्या होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट है तो उसकी विवरण या उसकी जो डिटेल्स शीट होती है जिसमें आप उस चीज को समझ सकते हैं, तो वो उसकी स्टेटमेंट। उसी बात को इसने बोला भी है कि प्रवर्गों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज। अब ये प्रवर्गों का विवरण क्या, ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। प्रवर्गों का विवरण उसने डॉक्यूमेंट के लिए बोला है। देखिए रिकॉर्ड के लिए नहीं बोला। क्यों नहीं बोला रिकॉर्ड के लिए, यहाँ पे रिकॉर्ड क्यों नहीं लिखा उसने? उसने रिकॉर्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई भी जो प्रवर्ग है ना, वो प्रवर्ग दस्तावेजों का बन सकता है, कंप्यूटरीकृत उसका नहीं बन सकता। इसीलिए उसने देखिए पूरा एक्ट में जो लिखने वाले हैं बहुत समझदार लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं, हम लोग उनके सामने कहीं नहीं टिकते। इसीलिए हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन वो क्या चाहते हैं, हमको क्या एक्सप्रेस किए हैं इस एक्ट के अंदर में, क्या चीज समझाएं, उस चीज को तो हम एटलीस्ट समझ सकते हैं और उसके कारणों को तो समझ सकते हैं। उसने रिकॉर्ड वर्ड यूज ना करके डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किया और उसके बाद बताया कि उसके प्रवर्गों का विवरण जो उसके द्वारा धारित है किसी प्राधिकरण के द्वारा या उस प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है, उसका भी स्वप्रकटीकरण करेगा। तो जब आप कोई अनुरोध कर रहे हो और उस अनुरोध के अंदर में आपको अगर दिक्कत जा रही है किसी डिपार्टमेंट में या लोक प्राधिकरण में किसी सूचना को मांगने में या पाने में, तो आप लोग सबसे पहला काम करो कि उस डिपार्टमेंट में एक अनुरोध लिखो, एक आवेदन करो। उस आवेदन में जो अनुरोध करोगे वो इस बात का करो कि सर, आप पूरे 4(1) मत मांगो, आप सिर्फ बोलो कि सर आपके लोक प्राधिकरण के अंतर्गत जितने एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज को अपने कार्यों को, जो ऑर्गेनाइजेशन के कार्य हैं उसको करने के लिए, मतलब फंक्शंस को करने के लिए, वहां पे कार्य लिख के ब्रैकेट में फंक्शन को करने के लिए, जैसा कि धारा 4 की उपधारा 1 के खंड बी के उपखंड 5 और 6 में लिखा है ना, उन प्रारूपों या प्रवर्गों का विवरण मुझे, प्रवर्गों का विवरण की जो सूचना है वो मुझे उपलब्ध करवाई जाए या मुझे प्रदान की जाए या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जाए, जैसा आप चाहें, जो मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम प्रदत्त करता है। खत्म। तो इसमें क्या होगा, जिस दिन आपके पास वो पूरी कैटेगरी आ गई, आप उसको बांध लोगे। उसके बाद वो ये नहीं बोल पाएगा कि ये सूचना व्यापक है, ये सूचना नहीं है, कि ये सूचना गोपनीय है। आपने उसके लिए बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया, आपने उसको वहीं पे दायरे में फंसा दिया। अगर कोई अधिकारी आपको लग रहा है, कोई डिपार्टमेंट आपको लग रहा है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट से महरूम कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है देने में, तो आप उसकी इस पॉइंट को पकड़ लो। आपने क्या किया, आपने जैसे ही इसके साथ जोड़ दिया, अब वो फंस गया। अब वो आगे आपको कभी भी कोई सूचना देने या नहीं देने से पहले उसको वो अपना प्रवर्ग देखना पड़ेगा। और वो ये भी नहीं बोल सकता कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो उस प्राधिकरण की ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है। आयोग भी नहीं बोल सकता कि ये चीज नहीं मिलनी चाहिए हमें। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में जाऊंगा तो हमारा तो ये फेल होने वाला है कार्यक्रम। मेरे को नहीं लग रहा मैं 4 दिन में करा पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पे फिर भी आप समझिए, जो इसके सब क्लॉज 9 है, सब क्लॉज 9 में क्या बोल रहा है, ए डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। तो अगर कोई प्राधिकारी है, अगर हम उस प्राधिकारी की बात कर रहे हैं, उस प्राधिकारी का मतलब हम अगर उस विभाग या संस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है बिगड़ जाएंगी। इसीलिए आप इसको पूरा प्राधिकरण माने, ए डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, उसके जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उसकी निर्देशिका। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें होती हैं सब आप लोगों को मालूम है। फिर क्या बोल रहा है, सब क्लॉज 10, अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी, है ना, फिर से बोला अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी, जो उस विनियमों में उपबंधित हो। यहाँ पे प्रोविजंस की बात हो रही है, रेगुलेशंस की बात हो रही है। तो आप उस प्रोविजन और रेगुलेशन को ध्यान दें कि यहाँ पे उसने सभी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलने वाले सभी सैलरीज की बात कर ली है, जितने भी उसको रेमुनेशंस मिल रहे हैं उन सब की बात कर दी है, उसको जितने भी कंपनसेशंस मिल रहे हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी भी उपबंध के अंदर में, रेगुलेशंस के अंदर में, उन सब की बात की जा रही है। तो ज्यादातर कई आवेदन में क्या होता है कि हमको उस अधिकारी के चीजों को समझना होता है और हम आवेदन में अनुरोध कई तरीके से इनसे कोरिलेटेड होती हैं। तो जब ये चीजें दी जा सकती हैं तो आप इसको भी लिंक कर दीजिए कुछ आवेदन में अनुरोध करते समय, तो आपको सूचनाएं मिलने लग जाएगी। आपको जैसे अब सेक्शन यहाँ पर, सॉरी, सब क्लॉज 11, सब क्लॉज 11 क्या बोल रहा है, द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी। यहाँ पे एजेंसी की बात की गई है, ध्यान रखें, है ना। एजेंसी को आप किस तरीके से समझेंगे, उसको मैं बताता हूँ, है ना। यहाँ पर हम ज्यादातर क्या होता है, जब हम अनुरोध करते हैं तो हम किसी योजना से संबंधित जानकारियां मांगते हैं। हम क्या बोलते हैं कि उसमें कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, उसमें क्या खर्च हुआ, उन सब की हमको जानकारी दी जाए। और वो जानकारियां मिल भी जाती हैं और कई बार नहीं भी मिल पाती हैं, ठीक है। उसके नहीं मिलने के लिए उनके पास पचासों जो कारण है, उन सारे पचासों कारण का एक ही हल है, ये सब क्लॉज 11। सब क्लॉज 11 क्या बोला कि जितना भी उस एजेंसी मतलब उस प्राधिकरण में या उसमें काम करने वाले जितने भी कार्यालय हैं या जितने भी अलग अलग उसके अंदर में वर्गीकरण हो रखी एजेंसीज हैं, क्योंकि ये कई बार संस्थाएं भी होती हैं, तो इन सबके लिए जो बजट एलोकेटेड किया गया है वो क्या बोला है, ईच ऑफ इट्स, मतलब प्रत्येक अभिकरण, मतलब प्रत्येक मतलब जितने भी हिस्सों में होंगे उन सबके एलोकेशन जो किए गए हैं, वो सारे एलोकेशंस की बात कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर ऑफ ऑल प्लान्स, मतलब उस बजट में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि सारे विवरण हो, जितनी भी योजनाएं हो, ऑल प्लान, सारी योजनाओं की, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, मतलब प्रस्तावित खर्चों, एंड रिपोर्ट्स ऑन डिसबर्समेंट मेड, और उन जो प्रस्तावित खर्चे हैं और उनके सभी विवरण, रिपोर्ट जो उसको खर्च करने में किए गए हैं, मतलब यहाँ पे तो हिंदी वर्ड यूज लिया है सवितरण, मतलब जितने भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उन सबके ब्यौरे। इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए, अगर किसी भी योजना को समझनी है, उसके खर्चों को समझना है, उसके आए हुए, उसमें आए हुए पैसे को, बजट के जो एलोकेशन हुए हैं और जो उसमें हुए खर्च हैं, डिसबर्समेंट है, उसको जानना है, तो इससे बढ़िया क्या तरीका है, ये तो सरकार को बिल्कुल आपको फ्री में आपको अवेलेबल करवाना था, नहीं करवाया, उस चीज के लिए आपको आवेदन लगाना पड़ रहा है। तो आप जब भी अनुरोध करो तो उसमें आप बोल सकते हो कि भाई पर्टिकुलर इस योजना में आपको जो एलोकेशन हुआ, जो उसमें आपने खर्च किया, जो प्रस्तावित था, और उसका वास्तविकता में आपने जो डिसबर्समेंट किया, जो संवितरण किया, उससे संबंधित सूचनाएं, जो आपको स्वतः स्वप्रकटीकरण से सेक्शन 41B के सब क्लॉज 12 में आपको प्रकटीकृत करनी थी, मुझे अप्राप्त है, जिस कारण से यह अनुरोध के जरिए से मैं उक्त सूचना प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे उपलब्ध कराया जाए, जो सूचना के अधिकार में जिस स्वरूप में मौजूद हो उस स्वरूप में उपलब्ध कराया जाए।
आपका अनुरोध पूरा है। आपने वहां पे क्या किया, जितने भी कीवर्ड्स थे आपने कीवर्ड्स को उठा दिया। अब उनके पास मना करने का क्या ग्राउंड है, आपके अनुरोध को इनकार करने का क्या आधार हो सकता है, खुद ही आप लोग सोचें। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग जनरली मांगते हैं जानकारी, अनुरोध में ज्यादातर इसी तरीके के अनुरोध रहते हैं, इसलिए मैं उसके साथ इंडिकेट कर दे रहा हूं। मैंने जो बात बोली अपनी कि आपके 99% आवेदन में जो अनुरोध जो होने चाहिए उसकी प्रकटता को सेक्शन 4 बता देता है, इसलिए सेक्शन 4 का महत्व है। लेकिन हमको लिंक करना पड़ेगा। अब मुद्दा क्या है, वहां पे एक खेल होता है, मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा। उस खेल के कारण ज्यादा लोग उस चीज को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि हम ये बोले कि हम जब नहीं जान रहे तो वो भी जान रहे हो सकता है जान भी रहे हो और हो सकता है नहीं भी जान रहे हो, और उस कारण से अगर आपके काम बन जा रहे हैं तो मेरा काम है आप लोगों का काम बनाना। इसके बाद है आपका सब क्लॉज 12। सब क्लॉज 12 क्या बोल रहा है? सब क्लॉज 12 बोल रहा है द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम। अगर कोई सब्सिडी वाला प्रोग्राम है जिसमें सीधा किसी भी प्रोग्राम के जरिए से किसी को भी सब्सिडी दी जा रही है, चाहे वो बच्चों को दी जा रही है, महिलाओं को दी जा रही है, किसानों को दी जा रही है, गरीब तबके के निर्धन लोगों को दी जा रही है, किसी भी तरीके के किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर में कोई भी सब्सिडी दी जा रही है, includes the amount allocated and details of beneficiary of such programs। जिसके अंतर्गत शामिल क्या होगा, क्या होगा? अमाउंट एलोकेटेड, अगर कोई पैसा दिया गया है, एंड द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरी, उसमें जो फायदा पाने वाले जो बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरीज मतलब हितग्राही, फायदाग्राही या जो बेनिफिट पाने वाले जो भी नागरिक हैं, है ना, तो उन सभी की बात की गई है किसमें? ऑफ सच प्रोग्राम, उस योजना के तहत जो उसमें ब्यौरे सम्मिलित होंगे। तो ज्यादातर आप लोगों को यही जानना रहता है कि भाई अगर प्रोग्राम है तो पैसे अगर आपने किसी प्रोग्राम के अंदर में दिए हैं तो उसमें किस किस को दिया है, वो सारी जानकारी इसमें प्रकटीकरण की बात है। आप किसी एक की चाहे चाहे पूरे की चाहे उनको देना होगा अगर आप इस बात को लिंक करते हैं। वैसे ही सब क्लॉज 14 है। सब क्लॉज 14 क्या बोलता है? पर्टिकुलर ऑफ रेसिपेंट्स ऑफ कंसेशन परमिट और ऑथराइजेशन ऑफ ग्रांटेड बाय इट। मतलब किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी के बाद बहुत सारे आवेदन आते हैं, उसके काम में रहता है कि वो कई तरीके के अनुज्ञा पत्र जारी करता है, परमिट जारी करता है, कई तरीके के रेसिपेंट कंसेशंस जारी करता है, जिसके लिए वो ऑथराइज होती है। अलग अलग लोक प्राधिकरण अलग अलग कार्यों के अलग अलग तरीकों के लाइसेंस वगैरह जारी करने के लिए, परमिट जारी करने के लिए बनी होती है। तो उसने क्या बोला कि जितने भी आपने प्राप्तियां की और जितने भी आपने अनुज्ञा पत्र जारी किए, जितने भी रियायत दिए, उन सबके ब्यौरे भी आप स्वप्रकटीकरण करोगे। तो ज्यादातर आप लोग यही चाहते हैं कि भाई वो लिया है तो उसको परमिट किस बेस पे मिली, क्या था, परमिट पाने वाले कौन लोग थे, ये सारी चीजें इसके अंदर में आ जाती हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ा विंडो, इसके बाद सबसे बड़ी खिड़की, वो है सब क्लॉज 14। वो क्या बोल रहा है? डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हेल्ड और इट्स रिड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसी भी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी मतलब सूचना अगर उसके द्वारा धारित है, किसके द्वारा? लोक प्राधिकरण के द्वारा अगर उपलब्ध है, धारित है, तो वो इंफॉर्मेशन की डिटेल, उसकी जानकारी भी आपको स्वप्रकटीकरण करनी है। 2005 में इस बात को लिख दिया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाए, अगर इसके बाद भी कुछ बच जाए तो वो भी आपको जो है सेक्शन 17 में कवर होती है, सॉरी सेक्शन बोलो, सब क्लॉज 17 में कवर होती है। सब क्लॉज 17 क्या बोलता है? ऐसी अन्य सूचनाएं जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा। सच अदर इसके बाद भी कोई चीज छूट जा रही है जो विहित है या कोई सूचना के द्वारा बताया गया है कि इसको भी रखना है, इसको भी प्रकटन करना है, तो सारी चीजें फिर से अपडेट करने का हर साल उनकी जिम्मेदारी है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? सेक्शन 4(1) के क्लॉज सी में, क्लॉज सी बोल रहा है कि कोई भी महत्वपूर्ण नीति है, कोई रिलेवेंट, उसके रिलेवेंट कोई महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, कोई तथ्य हैं उस योजना के, या उसमें कोई डिसीजन हो या किसी भी तरीके से उस जनता को प्रभावित करने वाली हो, विच अफेक्ट द पब्लिक,
तो ऐसी सभी चीजें भी वो प्रकटीकृत करेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया डी। डी उससे भी ज्यादा ये हमारा पार्ट 4 है ना। इस पार्ट 4 के अंदर में हमने सेक्शन 4(1) के क्लॉज ए बी तक बात कर ली। सी पे हम बात कर रहे थे। सी हमको ये बता रहा है कि कोई भी महत्वपूर्ण नीति है, किसी भी तरीके की कोई घोषणाएं हैं जो जनता को प्रभावित करती हैं, उसके सुसंगत तथ्यों से हर लोक प्राधिकरण आपको अवगत कराएगा, वो सूचनाएं दिलवाएगा। और 4(1) डी क्या बोल रही है, जो सबसे और महत्वपूर्ण हो जाती है, वो क्या बोल रही है, प्रभावित व्यक्ति